वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिएगा कि इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है। इक्लिप्स फॉर्म कह रहा है कि जब वैलेंसीज एक से अधिक होगा, व्हेन वैलेंसीज एट एडजेसेंट एटम्स ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को जो वैलेंसी क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। जैसे ये बॉन्ड इसको ढक लिया, ये बॉन्ड इसको ढक लिया, ये बॉन्ड इसको ढक लिया। जैसे ये था, हम लोग देखे थे अभी कि एक बॉन्ड दूसरे वैलेंसी बोल रहे हैं इस बॉन्ड को। जैसे एक बॉन्ड ये बॉन्ड इस बॉन्ड को ओवरलैप कर गया है, ये इसको ओवरलैप कर गया है, ये इसको ओवरलैप कर गया, मतलब ढक लेना, ओवरलैप वैलेंसी कर जाए तो उसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म किसको कहोगे? व्हेन वैलेंसीज एट एडजेसेंट एटम, वो भी एडजेसेंट एटम था, आर अपोजिट टू ईच अदर। देख सकते हो कि इसमें वैलेंसी जब अपोजिट हो जाए एक दूसरे के, इस तरीका से बहुत सारा हो सकता है, ये भी अपोजिट है, ध्यान दोगे तो जब अपोजिट हो जाए वैलेंसी एक दूसरे के, जैसे इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, मतलब 180 डिग्री पर ये बोल रहे हैं हम, तो अपोजिट हो जाए वैलेंसी तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। दो तरीका का फॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें। एक तो या तो हो सकता है कि पूरा पूरा ढक ले वैलेंसी, अलग अलग एटम भी हो सकता है। एक हो सकता है कि बीच में आ जाए, फिर घूमेगा तो यहीं आ जाएगा, आपको देख सकते हैं आप, फिर घूमेगा तो यहीं आ जाएगा। तो आप इस तरीका से आप इसको समझ सकते हो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक अलग चीज़ स्ट्रेन के बारे में कि टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होता है। ध्यान दोगे तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं, टॉर्सिनल एंगल। तो टॉर्सिनल एंगल को पढ़ने के बाद अब पता होना चाहिए कि टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है उसी एडजेसेंट एटम के बीच में बात चल रही होगी। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, तो ध्यान देना। स्ट्रेन क्रिएटेड कह रहा है, स्ट्रेन हम लोग समझ गए हैं कि स्ट्रेन बोल रहे हैं तनाव को। तनाव का मीनिंग यहाँ पर क्या है उसको समझोगे। स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू, किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज, उसके बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन बिटवीन शॉर्ट में लिखा हुआ है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच अटैच्ड एट एडजेसेंट एटम, उसको बोलोगे आप टॉर्सिनल स्ट्रेन। ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा है कि सेम का एटम पर जो दो बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो चार इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का स्ट्रेन जो है रिपल्सन, इस दोनों ये चार इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, इसको नहीं बोलेंगे हम लोग टॉर्सिनल स्ट्रेन। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होगा? ये कार्बन और ये कार्बन, एडजेसेंट कार्बन होगा, एडजेसेंट कार्बन पर जो वैलेंसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो स्ट्रेन है उसको कहेंगे हम लोग टॉर्सिनल स्ट्रेन, मतलब उसके बीच का रिपल्सन। जैसे ये है, ध्यान दो, जैसे ये देखो, ये इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। यहां मान लो एक्स वाई जेड ये लगा हुआ है, तो कहाँ का हम बात कर रहे हैं, कहाँ का जो रिपल्सन है उसको बोलोगे आप टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा होगा इसको बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। या इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिपल्सन हो रहा होगा इसको भी बोलोगे टॉर्सिनल स्ट्रेन। या इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी जो हो रहा होगा इसको भी बोलोगे आप टॉर्सिनल स्ट्रेन। मतलब इन दोनों के बीच भी टॉर्सिनल स्ट्रेन, इन दोनों बॉन्ड के बीच भी टॉर्सिनल स्ट्रेन, इन दोनों बॉन्ड के बीच भी टॉर्सिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन को सिर्फ मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है, चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसके रिपल्सिव फोर्स से सिर्फ मतलब है इसको। तो ये क्या कर रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ग्रुप। जैसे यहां पर लगा हुआ है मान लो क्लोरीन, यहां पर लगा हुआ है ब्रोमीन, अलग अलग एटम है, मान लेते हैं ऐसे, ध्यान दो, ऐसे अलग अलग एटम है, तो इसका साइज और इसका साइज, आकार दोनों का अलग अलग होगा। इस आकार से टॉर्सिनल स्ट्रेन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आकार अगर बदल जाएगा एटम का तो इससे ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन अभी भी वही होगा जो पहले था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा।
तो इस ग्रुप के या किसी भी ग्रुप के साइज से टॉर्सनल स्ट्रेन को कोई लेना देना नहीं है, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो यही लिखा हुआ है। आगे है वंडरवाल स्ट्रेन। वंडरवाल स्ट्रेन इसके जस्ट विपरीत है। ये कह रहा है हम साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये कहता है साइज पर डिपेंड करते हैं। तो ध्यान देना, इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू बल्कियर। इस वर्ड को आप ध्यान दोगे, बल्कियर मतलब होता है भारी भरकम, बड़ा सा, क्राउडेड ग्रुप बीइंग नियरर। जैसे बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप नज़दीक आ गया तो भीड़ भाड़ क्रिएट होगा। भीड़ भाड़ क्रिएट मतलब यहाँ बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ भी बड़ा सा ग्रुप है, तो ध्यान देना, ये बड़ा सा ग्रुप, ये भी बड़ा सा ग्रुप, तो एक दूसरे में सटेगा तो इससे क्या होगा, स्ट्रेन क्रिएट होगा। और ये साइज के कारण जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, तनाव जो क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं वंडरवाल स्ट्रेन, जो बल्कियर ग्रुप के कारण होगा। इसमें और क्या है, दिस स्ट्रेन हैज नथिंग टू डू विथ चार्ज। चार्ज से इस स्ट्रेन को कोई लेना देना नहीं है। वंडरवाल स्ट्रेन को, जैसे इस इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से उसको कोई लेना देना नहीं है। छोटा रहेगा बड़ा रहेगा उस साइज पर ये डिपेंड करेगा। कह रहा है इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप एंड डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप। कह रहा है कि वंडरवाल स्ट्रेन डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर तो करेगा ही, साथ साथ जैसे ये अभी ध्यान दो कि ये इस दूरी पर, ये दोनों एटम है इस दूरी पर, जब ये एटम थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो अब इसके और इसके बीच डिस्टेंस बढ़ गया, तो वंडरवाल स्ट्रेन घट गया होगा। वंडरवाल स्ट्रेन अब घट गया होगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। अभी डिस्टेंस कम था तो वंडरवाल स्ट्रेन ज़्यादा था। जैसे जैसे आप देखोगे बढ़ेगा तो वंडरवाल स्ट्रेन आगे बढ़ेगा तो वो घटना स्टार्ट होगा। तो डिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो बल्कियर ग्रुप के बीच में थोड़ा सा गैप बनेगा, स्ट्रेन तनाव घटेगा। आगे कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दोगे, नोट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जिसको इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन ऑल इक्लिप्स्ड फॉर्म टॉर्सिनल स्ट्रेन आर इक्वल, ध्यान दोगे, एंड मैक्सिमम। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने में बड़ी दिक्कत होते रहता बच्चा को, इसको बड़ी आसानी से हम बता दे रहे हैं, ध्यान दोगे। कह रहा इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है वो इक्वल और मैक्सिमम होगा, इक्वल और मैक्सिमम होगा। जैसे अब आप इसको ध्यान दे दोगे, ये इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म में एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी को ओवरलैप करते रहता है। तो एक ये टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है, जहां भी इक्लिप्स फॉर्म दिखेगा वहां पर वो बराबर होगा और मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये बॉन्ड बिल्कुल अभी एक दूसरे के आमने सामने है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है d1, थोड़ा सा भी ये खिसक जाएगा, रोटेट कर गया मान लो, तो अब ध्यान दो वो जो डिस्टेंस था अभी दोनों बॉन्ड के बीच में, अब ये डिस्टेंस बदल गया होगा। तो डिस्टेंस जब बदलेगा तो ये जो टॉर्सिनल स्ट्रेन था वो घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर आके ये डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया, ये मैक्सिमम हो गया डिस्टेंस इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में। अब जो इधर जाएगा तो फिर डिस्टेंस घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सामने आने लगेगा। तो ध्यान देना, जहां भी इक्लिप्स फॉर्म मिलेगा वहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ये दोनों बॉन्ड के बीच, इन दोनों बॉन्ड के बीच, ये मैक्सिमम होगा। और जैसे ही आगे बढ़ेगा रोटेशन तो ये घटना स्टार्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म में हमेशा, स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सिनल स्ट्रेन जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो मिनिमम और इक्वल होते हैं हर जगह। जैसे देखो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, अब आगे बढ़ेगा तो फिर से वो इक्लिप्स में जाना चाहेगा तो डिस्टेंस घटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके बीच में आ गया, बीच में बिल्कुल ये इस बीच में है, तो बीच में रहेगा तो मिनिमम रिपल्सन और सामने आ जाएगा तो मैक्सिमम रिपल्सन। तो वही कह रहा है कि इक्लिप्स फॉर्म टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होगा उसमें आर इक्वल एंड मैक्सिमम, while in all staggered form torsional strain are equal and minimum,
मतलब स्टैगर्ड फॉर्म होगा उसमें टॉर्सनल, क्योंकि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से मैक्सिमम दूरी पर होगा, उसके बाद और बढ़ेगा तो वो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टैगर्ड फॉर्म में बोला जाता है कि टॉर्सनल स्ट्रेन जो है स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम और इक्वल होगा, और वहीं इक्लिप्स फॉर्म ले लो तो इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन जो है मैक्सिमम होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है दो वैलेंसी वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे, तो मैक्सिमम और इक्वल होगा हर जगह, क्योंकि साइज से इसको कोई लेना देना है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर अलग अलग फॉर्म इसका रोटेट करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा फॉर्म उसका स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा और कम स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर देखेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ ऑल इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मेशनल ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ध्यान देना, इसमें कह रहा है नॉर्मल ब्यूटेन में अक्रॉस C2C3, मतलब कार्बन नंबर दूसरा और कार्बन नंबर तीसरा के अक्रॉस, तो 1 2 3 कार्बन 2 ये है और कार्बन 3 ये है। कंपेयर कन्फॉर्मेशनल बनाना है इसके अक्रॉस, कंपेयर देयर स्टेबिलिटी, कह रहा है कि जितना कन्फॉर्मेशनल इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मेशनल बनाना है, बाकी हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग देखेंगे। और कह रहा है उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के बाद उसके पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्सनल एंगल के बीच कर्व को जो है आपको ग्राफ बना के दिखाना है। तो ध्यान दोगे ये कैसा, ये क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि C इससे लगा हुआ है H, C2 कार्बन का हम बात कर रहे हैं, और इससे लगा हुआ है CH3, मतलब इस कार्बन पर भी 3 ग्रुप लगा हुआ है, आगे इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 लगा हुआ है, दोनों पर 3 अलग अलग ग्रुप है। किसी को भी आप मान सकते हैं फ्रंट कार्बन और किसी को भी मान सकते हैं आप बैक कार्बन। इसको मान लेते हैं हम फ्रंट कार्बन, कार्बन एटम, इसको मान लेते हैं बैक। ध्यान देना, तो जिसको आप बैक मान लिए हो, बैक कार्बन एटम, उसको आप सर्कल से दिखाओगे, और जिसको फ्रंट कार्बन माने हो उसको आप डॉट ये पॉइंट से दिखाओगे। तो इस कार्बन से भी 3 जुड़ा हुआ है, CH3HH, ध्यान देना CH3HH, ध्यान देना, ये आपको दिख रहा होगा कि इसके और इसके, ये बिल्कुल इसके सामने, ये अगर ले लेते हो, हम लोग इक्लिप्स फॉर्म पहले बनाते हैं, CH3 के बिल्कुल सामने CH3 को लिए, फिर H के सामने भी बिल्कुल कौन होगा, H, इसके सामने ये, इसके सामने ये होगा, और इसके सामने भी H होगा। इसको आप इस तरीका से देख सकते हो। हाँ ध्यान दोगे कि ये देख सकते हो आप, हम क्या किए हैं, इसमें हमने CH3 दोनों, इसको मान लेते हैं CH3 और इसको भी मान लेते हैं CH3, ये H है, ये दोनों H और ये दोनों भी H है। तो अब क्या कर रहे हैं, बैक कार्बन को या फ्रंट कार्बन को, आपको जिसको रोटेट करना है उसको रोटेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, बैक कार्बन को, पीछे वाला जो ये सर्कल दिख रहा है इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, पहला रोटेशन जो कर रहे हैं हम अपने मन से 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ध्यान दोगे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बन रहा है, ध्यान देना। तो जब 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये एंगल आपको 120 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होगा, ये एक प्लेन में ये 3 बॉन्ड है, ये, तो 3 बॉन्ड 360 बाय 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो जब इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ध्यान दोगे इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो अगला जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं, ध्यान देना,
अगला फॉर वो क्या होगा, ध्यान दो यहां, बैक फ्रंट वाला कार्बन को तो हमने कांस्टेंट रखा है, तो जो जहां लगा हुआ है वहीं रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा फ्रंट कार्बन पर जो लगा हुआ फ्रंट एटम पर HCH3। लेकिन ये जो है इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिए तो ये CH3 यहां आ जाएगा, ध्यान देना, ये CH3 यहां आएगा, तो ये वाला H जो है ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला H यहां आ जाएगा। तो इस तरीका से अब आप देख सकते हैं कि यहां आ जाएगा CH3, यहां H और यहां भी H आ जाएगा। यहां से यहां 60 डिग्री रोटेशन हुआ, यहां से आगे जो बढ़ रहे हैं फिर 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, फिर हम 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, बट यहां से यहां जो अब आएगा वो 120 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना यहां पर हम लिखेंगे अब 120 डिग्री रोटेशन, यहीं से रोटेट कर रहे हैं। तो इस एटम को अब जो रोटेट करेंगे तो ध्यान देना ये यहां था तो 120 डिग्री रोटेशन होगा, तो यहां से बिल्कुल यहां आ जाएगा, तो ये यहां आएगा तो ये यहां चल जाएगा और ये यहां चल जाएगा, ध्यान देना। तो 120 डिग्री जब रोटेशन होगा, यहीं से हम लोग काउंट कर रहे हैं डिग्री को शुरू से, फ्रंट एटम पर तो वो CH3 ऐसे ही रहेगा, इसमें कहीं कोई है, ये CH3 यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा, इस तरीका से ये आ जाएगा। आगे हम फिर से रोटेशन कर रहे हैं 60, 120, इसके बाद 180 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, 60 डिग्री का गैप ले रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट ही सिर्फ पढ़ना है हम लोगों को, जो इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन है। अब क्या कर रहे हैं, इसको फिर से रोटेट करेंगे यहां 60 डिग्री, ध्यान देना, ये यहां आएगा तो ये इस बीच में आ जाएगा और ये इस बीच में आ जाएगा, 60 डिग्री रोटेशन इस तरीका से। बड़ी छोटा हो गया, ये H CH3, ये CH3 यहां आ जाएगा इस बार, ये H जो यहां था वो इधर आ जाएगा और ये वाला H यहां जो था यहां पर वो आ जाएगा इस तरफ। फिर इसका रोटेशन हम लोग कर रहे हैं 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री, लेकिन यहां से 60 जोड़ दो, इसमें 240 डिग्री, 240 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, यहीं से हम लोग जब लेंगे तब होगा ऐसा। तो 240 डिग्री रोटेशन करोगे, आगे वाला कार्बन को तो ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग रोटेट कर नहीं रहे हैं, CH3, इसको रोटेट कर दोगे फिर से यहां आ जाएगा, ये यहां चल जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ध्यान देना। अगला रोटेशन फिर होगा इसमें 300 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री फिर इसमें जोड़ दोगे, यहां से 300 डिग्री रोटेशन, ये H CH3 कांस्टेंट, ये आ जाएगा इस बार बीच में, ये वाला H यहां जो था वो यहां आ जाएगा, ये वाला H यहां आ जाएगा। 60 डिग्री यहां से 60 डिग्री फिर रोटेट कर दो, मतलब 360 डिग्री रोटेशन कर दो। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ दुनिया में है उसको 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो जो था वहीं आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर हैं, मेरा 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा तो हम फिर से यहीं बन जाएंगे, जैसे इस तरीका से 360 डिग्री रोटेट हो गया तो फिर से वहीं बन जाएंगे हम। तो 360 डिग्री रोटेशन होने के बाद आप देख सकते हो कि यही कंपाउंड फिर से आ जाएगा, H CH3 H, यहां आ जाएगा CH3, यहां H
यहाँ H, दोनों बॉन्ड बराबर है, ऐसा मत समझिएगा कि एक छोटा है एक बड़ा है, ध्यान देना। तो अब इसमें आपको अलग अलग फॉर्म दिख रहा है, इसको आप इस पे भी आप फिल कर सकते हो कि पहला फॉर्म जो है वो ये है, पहला फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने सेम एटम है, ये सेम सेम एटम है, सेम सेम CH3 CH3 HH HH। इसको रोटेट कर दिए तो ये फॉर्म बना, ये अगला फॉर्म ये है, आपको दिख रहा है, ध्यान देना। आपके सामने ये वाला, हम पीछे वाला एटम को घुमा रहे हैं, पीछे वाला बैक को, ये आ गया। उसके बाद फिर रोटेट कर दोगे, ये 60 डिग्री रोटेशन था, फिर कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री रोटेशन। 120 डिग्री रोटेशन के बाद फिर आप 60 डिग्री कर सकते हो यहाँ से, तो 180 डिग्री रोटेशन हो गया। 180 डिग्री रोटेशन पर ध्यान दो, सेम ग्रुप देखो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ गया, ये भी स्टैगर्ड ही होगा, हम लोग आगे देखते हैं फॉर्म नाम अलग अलग। फिर से कर दिया हम लोगों ने, तो 180 के बाद ये आ जाएगा अगला जो रोटेशन 240 डिग्री, फिर कर दिए आ गया 240 के बाद 300 डिग्री रोटेशन, और फिर कर दिए तो ये आ गया, फिर से वही चीज़ आ गया 360 डिग्री रोटेशन। तो अलग अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ध्यान दोगे। इसको मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा फॉर्म, पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, छठा, और ये सातवां, ध्यान देना सातवां। तो इस फॉर्म का क्या नाम होगा? तो आप समझ सकते हो कि जब एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी को बिल्कुल एडिशन कार्बन पर एक दूसरे को बिल्कुल ढक रहा हो तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये, ध्यान देना, न्यूमैन का इक्लिप्स्ड फॉर्म। जब एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म, ध्यान देना। ये भी इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी आप देख सकते हो इक्लिप्स है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, और ये इक्लिप्स, इक्लिप्स्ड फॉर्म। एक चीज देखो ध्यान से यहां पर कि इक्लिप्स फॉर्म ये हुआ, ये हुआ और ये भी हुआ। स्टैगर्ड फॉर्म ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन अंतर क्या है ध्यान देना, ये भी इक्लिप्स्ड है और ये भी इक्लिप्स्ड है। इसमें CH3 के सामने CH3 है, यहाँ CH3 के सामने H है, मतलब एक बड़ा आदमी के पास छोटा आदमी आ जाए तो उसको पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा, या कह सकते हो कि छोटा आदमी जो है बड़ा आदमी को पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। आंशिक रूप से पूरा नहीं ढक रहा है, मतलब ये पूरा नहीं ढक, एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा क्योंकि साइज जो है दोनों ग्रुप का बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली, पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ध्यान दोगे, ये पूरा पूरा जो है इक्लिप्स्ड है, पूरा पूरा ढक ले रहा है एक दूसरे को, बिल्कुल सेम ग्रुप है सामने सामने, तो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं, ध्यान देना, जब स्टैगर्ड फॉर्म में सेम ग्रुप या कह सकते हो ग्रुप जब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, सॉरी अगल बगल हो, तो इसको बोलते हैं गॉज, गॉज फॉर्म ऑफ स्टैगर्ड का, गॉज फॉर्म, गॉज फॉर्म, GAUCHE, गॉज फॉर्म। और जब इसी में जब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाए ये वैलेंसी, सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप, इसको बोलते हैं एंटी। इसको अपोजिट स्टैगर्ड नहीं बोलोगे, अपोजिट वर्ड को हटा के यहां पर एक टेक्निकल वर्ड ला गया, उसको बोलते हैं एंटी। एंटी का मतलब यहां पर, एंटी का मतलब यहां पर अपोजिट ही हुआ, ये एंटी स्टैगर्ड है,
एंटी स्टैगर्ड। ध्यान दोगे ये जो है फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा, फुल्ली एक्लिप्स पूरा पूरा ढक रहा है। यहां पर ध्यान दो, इसको बोलोगे गॉच और इसको बोलोगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब इसके हम लोग यहां पर हम लोग को टोटल कितना कंपाउंड दिखा, ध्यान दोगे सेम ग्रुप रहेगा, सामने सामने एक दूसरे को ढक लेगा, इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। सेम ग्रुप नहीं रहा, जैसे जैसे ये रहा, मान लो अलग अलग साइज का आ गया एटम, ये और ये अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये अगर ये सेम ग्रुप था और वो एक दूसरे के अगल बगल हो तो इसको बोलते हैं गॉच। और जब ये दोनों सेम ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री पर हो, ध्यान देना, देखो ये इसके 180 डिग्री पर है सेम ग्रुप, ये इसके 180 डिग्री पर है और ये इसके 180 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं ये गॉच नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। तो अब इसके हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी इसमें कैसे बताएंगे। ध्यान देना, टोटल इसमें फॉर्म जो आपको मिला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। टोटल फॉर्म जो मिला है, देखो ये और ये बिल्कुल समान है, एक समान है, पहला और सातवां। उसके बाद गॉच स्टैगर्ड यहां भी है, गॉच स्टैगर्ड यहां भी है, दोनों समान है। उसके बाद आपको पार्शियली एक्लिप्स्ड यहां भी है, पार्शियली एक्लिप्स्ड यहां भी है, ये दोनों भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ये अलग है। तो 4 डिफरेंट कंपाउंड मिला, चारों को आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में सजा सकते हो। तो ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान दोगे कि ये जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसमें फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म इसका स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो ध्यान दो, यहां पर वंडरवाल स्ट्रेन और टॉर्सिनल स्ट्रेन, ध्यान दोगे मैक्सिमम, टॉर्सिनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, वंडरवाल स्ट्रेन भी यहां पर, वंडरवाल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। तो यहां दोनों तरह का जो स्ट्रेन है मैक्सिमम होने के कारण इसका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा, इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाता है। तो पहला और सातवां सबसे पीछे चला जाएगा, दोनों का स्टेबिलिटी बराबर होगा, पहला और सातवां का स्टेबिलिटी दोनों का बराबर होगा, लेकिन सबसे लास्ट में होगा। आगे देखते हैं, यहां पर ध्यान दोगे ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है कि स्टैगर्ड फॉर्म में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है एक्लिप्स में मैक्सिमम होता है और स्टैगर्ड में मिनिमम होता है। तो वंडरवाल स्ट्रेन यहां पर अलग अलग, ध्यान दोगे एंटी फॉर्म जो है, ये एंटी फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जो है ये फॉर्म, इसमें ध्यान दोगे जो बड़ा ग्रुप है, ध्यान दो जैसे ये मिथाइल है, तो बड़ा ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने के कारण यहां वंडरवाल स्ट्रेन भी मिनिमम है, वंडरवाल स्ट्रेन यहां लिख दें, वंडरवाल स्ट्रेन भी मिनिमम है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो सेम ग्रुप छोटा छोटा ग्रुप है, अपोजिट है। और यहां पर टॉर्सिनल स्ट्रेन भी, ध्यान देना टॉर्सिनल स्ट्रेन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी स्टैगर्ड है, तो टॉर्सिनल ये बीच में जब आ जाता है तो टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाता है, तो ये भी मिनिमम है। दोनों स्ट्रेन मिनिमम होने के कारण इसका स्टेबिलिटी 4 नंबर सबसे आगे हो जाता है। उसके बाद अब बचा 2 कंपाउंड, एक बचा ये गॉच स्टैगर्ड और एक बचा आपको ये पार्शियली एक्लिप्स्ड। ध्यान देना, तो इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है हम लोग देखते हैं। यहां ध्यान देना, ये जो गॉच स्टैगर्ड दिख रहा है इसमें आपको वंडरवाल स्ट्रेन भी कम है थोड़ा सा, लेकिन पार्शियली एक्लिप्स्ड में क्या है कि इसके सामने सामने ग्रुप है तो थोड़ा सा वंडरवाल स्ट्रेन ज्यादा होगा इसके तुलना में। यहां पर
यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन जो है वो मिनिमम है, यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन भी ज़्यादा है इसके तुलना में, तो ये पीछे हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा। तो मतलब दूसरा और छठा ये आ जाएगा आगे, दूसरा और छठा का स्टेबिलिटी बराबर होगा, लेकिन किससे ज़्यादा होगा? तीसरा और पांचवा से। तीसरा और पांचवा का स्टेबिलिटी बराबर होगा। इस तरीका से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ध्यान देना। और आप जानते हो कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगा चौथा का, उसके बाद दूसरा और छठा, उसके बाद तीसरा और पांचवा का ज़्यादा एनर्जी होगा, उसके बाद पहला और सातवां का एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। अब हम लोगों को ये जो एंगल दिख रहा है आपको 60, 120, 180, 240, 300, 360, ये एंगल के बीच और पोटेंशियल एनर्जी के बीच कर्व ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको आप बड़ी अच्छा से देख सकते हो कि हमने जो भी कंपाउंड यहाँ पर बनाया है कन्फॉर्मेशन वो एक इम्पोर्टेंट एंगल ही हम लोग लिए हैं, बाकी हर फॉर्म को नहीं लेंगे। ये चीज़ यही हम लोगों को पढ़ना है। तो करते हैं प्लॉट आगे ग्राफ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप कि अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे थे सभी फॉर्म का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये था आपको एंटी फॉर्म, ये इस तरीक़ा से जो था एंटी गॉच, एक पार्शियली एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके और टॉर्सिनल एंगल के बीच हम लोग को कर्व भी प्लॉट करना है, तो ये कर्व प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने पास एनर्जी का जो बैरियर है, बैरियर हम किसको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है। तो देखो एक बैरियर ये है, एक बैरियर ये है, और एक बैरियर ये है, एक बैरियर ये है। तो अपने पास एनर्जी का जो बैरियर है वो 4 बैरियर है। तो एक एक्सिस पर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा एक्सिस पर लेते हैं टॉर्सिनल एंगल। ध्यान दोगे, इस पर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इस पर लेते हैं टॉर्सिनल एंगल। टॉर्सिनल एंगल 0 डिग्री यहाँ से भी ले सकते हो आप, यहाँ से भी 0 डिग्री ले सकते हो, बट हम यहाँ से ले रहे हैं 0 डिग्री, 60, 120, 120 के बाद 180 डिग्री, 180 के बाद 240 डिग्री, उसके बाद 300 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अपने पास जो बैरियर है एनर्जी का बैरियर, ये मतलब एनर्जी का जो लेवल है वो 4 लेवल बनाना है। तो पहले ही आप 4 लेवल बना दो। एक, 2, 3 और एक ये 4। 4 लेवल हमने बना दिया पहले ही। आप सीधा बनाओगे इसको ध्यान से, ये 4 लेवल हमने बना दिया। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी का लेवल 4 है अपने पास, 1, 2, 3, 4। तो सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो ये पहला और सातवां का है, जो फुली एक्लिप्स्ड है, हाईली अनस्टेबल है। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका एनर्जी कम होगा। तो हम लोग इस पर देखते हैं कि 0 डिग्री पर अपने पास था फुली एक्लिप्स्ड। ध्यान दोगे, 0 डिग्री पर पहला जो कंपाउंड यहीं पर मिला था, तो वो पहला ये है 0 डिग्री, और ये है फुली एक्लिप्स्ड, और सातवां भी है फुली एक्लिप्स्ड। ध्यान दोगे,
तो यहाँ से ऊपर बढ़ाओ और सबसे टॉप वाला जो लेवल है उस पर जाओगे आप। ये लेवल मिला, मान लो थोड़ा सीधा बनाओगे, ये लेवल मिला, ये लेवल पर एनर्जी है। उसके बाद 60 डिग्री पर भी 60 जीरो के बाद आपको सातवां जो मिला, ये पहला है, दूसरा, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा, छठा फॉर्म और ये सातवां फॉर्म था। तो सातवां फॉर्म का भी एनर्जी होगा सबसे ऊपर वाला पीक पर, यहाँ पर होगा ये लेवल। उसके बाद आ जाओ, आप देख सकते हो कि उसके बाद 60 डिग्री पर ये दूसरा फॉर्म मिलेगा। और दूसरा फॉर्म कहाँ है आपको, तो ध्यान दोगे वो एनर्जी जो है उसका सबसे ऊपर जो था उससे इतना नीचे है। तो ये कितना पर आ गया, इधर से देख लो 60 डिग्री पर जो उसका एनर्जी है, पहले तो देख लो 180 डिग्री पर एंटी फॉर्म जो है चौथा फॉर्म, इसका 180 डिग्री पर इसका सबसे कम एनर्जी है, मतलब इस लेवल पर है सबसे कम। तो इसका तो यहीं पर मिला दो, ये मिल गया आपको। उसके बाद ये 60 डिग्री और 300 डिग्री पर ये दोनों सेम फॉर्म मिलेगा, तीसरा और छठा। ध्यान दोगे, तीसरा और छठा, सॉरी दूसरा और छठा, दूसरा और छठा कंपाउंड जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपको। उसका एनर्जी जो है आपको सेकंड पर मिलेगा। ध्यान दोगे इधर से नीचे, ये सबसे नीचे है, उसके बाद सेकंड पर मिलेगा। तो इसको सेकंड पर ले जाओ, सेकंड लेवल पर, सेकंड लेवल ये है, इसको भी ले जाओ सेकंड लेवल पर, ये मिला। और 120 डिग्री पर जो है अपने को जो कंपाउंड मिला है वो ध्यान दोगे 120 पर जो मिला है वो मिला है आपको तीसरा और ये पांचवा, दोनों का सेम स्टेबिलिटी है। उसका जो है सेकंड लेवल है, इधर से हाईएस्ट जिधर है उधर से सेकंड है, हाईएस्ट से सेकंड पर इस पर मिलेगा। उसको यहाँ मिला दो, इस पॉइंट बनाओ, इसको भी ऊपर बढ़ाओ, इस पॉइंट पर बनाओ। अब सभी पॉइंट को आप मिला दोगे तो यही हो जाएगा इसका कर्व। तो ध्यान दोगे आप यहाँ से भी ले सकते थे बट हम आगे से लिए थोड़ा सा। तो देखो कर्व सीधा सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व लेगा, ऐसे धीरे से एनर्जी घटेगा, फिर एनर्जी बढ़ेगा, फिर आपको यहाँ आएगा एनर्जी, ये बिल्कुल मिनिमम हो गया, फिर इस लेवल पर, फिर इस लेवल पर, ये और ये सेम लेवल है, और फिर ये लेवल ले लेगा। तो इस तरीक़ा से ये ग्राफ जो हो गया आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टॉर्सिनल एंगल, टॉर्सिनल एंगल के बीच ग्राफ हुआ किसका, तो ये ब्यूटेन का है। आगे हम लोग करते हैं, आगे अगला जो लेते हैं वो लेते हैं इथेन और प्रोपेन का जो एक कर्व होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर किस तरीका का, तो वो आप खुद से प्लॉट करोगे। नेक्स्ट क्लास जो है उसको हम डिस्कस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। कह रहा है इसमें कि ड्रॉ ऑल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, कंपेयर, कह रहा है कि सभी कन्फॉर्मेशन इसका ड्रॉ करना है, कंपेयर देयर स्टेबिलिटी एंड, उसका स्टेबिलिटी भी बताना है, एंड ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टॉर्सिनल एंगल कर्व भी बताना है। जो हम लोग ब्यूटेन में किए सेम वही चीज़ करना है आपको इथेन और प्रोपेन में। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किस कार्बन के अलोंग रोटेशन करना है। तो वो आप लोग को तो ये एकदम ये क्लियर है कि इथेन कह रहा है, तो इथेन में तो दो ही कार्बन होता है CH3 CH3। तो यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि किसके अलोंग रोटेशन करना है, तो यही रोटेशन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होगा। उसके बाद प्रोपेन है, तो प्रोपेन में भी कोई ज़रूरी नहीं है बताने की, CH3 CH2 CH3। किसी दो कार्बन के बीच रोटेशन करोगे तो दोनों सेम चीज़ है, यहाँ रोटेट करो इस कार्बन के अलोंग या इस कार्बन के अलोंग रोटेट करो तो बात बराबर है। यहाँ पर ये इसके अलोंग अगर रोटेट करते हो तो या इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल होगा और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होगा, तो इस तरीक़ा से रोटेट कर सकते हो। ये यहाँ भी करोगे तो सेम वही बात आएगा, तो यहाँ पर बताने का कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो ये हमने हिंट्स किया, आगे आप इसको खुद से करोगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ, कह रहा है इसका मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन को आपको दिखाना है कि वो कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल और कौन सा होगा लिस्ट स्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने 7 फॉर्म इसका निकालना सीखे हैं।
लेकिन बात उठती है कि इसमें रोटेशन किस कार्बन के अलोंग करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऐसे यहाँ इस कार्बन के अलोंग आपको रोटेशन करना है। तो इसमें और इसमें दोनों में से किसी को एक को फ्रंट कार्बन और किसी को बैक कार्बन ले सकते हो। तो इस कार्बन पर देख सकते हो कि 3 ग्रुप लगा हुआ, एक ये और एक ये बड़ा सा। फिर इस कार्बन पर भी 3 ग्रुप है, एक ये और एक बड़ा सा। तो इस तरीक़ा से आप 3 ग्रुप अलग अलग है, इसका रोटेशन कर सकते हो। आगे ध्यान दोगे, यहाँ 2 मिथाइल पेंटेन है, लेकिन इसमें इंडिकेट कर दिया है कि C2 और C3 बॉन्ड के अलोंग रोटेशन करना है। बाकी आप जान सकते हो कि उसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा, तीन ग्रुप कौन कौन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इक्लिप्स्ड गॉच एंड एंटी। मतलब वो कंपाउंड जो आपको दिया गया है उसका इक्लिप्स्ड गॉच एंड एंटी फॉर्म ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, और इसका यूपीएससी नाम होता है इथेन 1,2-डायोल। तो 1,2-डायोल इथेन 1,2-डायोल है, इसका आप फार्मूला भी लिख सकते हो। इथेन है मतलब 2 कार्बन, और डायोल है, दोनों जगह OH लगा हुआ है, दोनों जगह OH लगा हुआ है, 1,2। तो ध्यान दोगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो आपको यहाँ पर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस कार्बन के अलोंग रोटेशन करना है। 2 ही कार्बन है तो रोटेशन भी यही होगा। तो इसके अलोंग रोटेट करोगे तो इस कार्बन किसी को एक को फ्रंट किसी को बैक कार्बन मान सकते हो। तो इस कार्बन पर भी देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एक OH, 2 हाइड्रोजन एक OH। इस तरीक़ा से आपको इक्लिप्स और गॉच और एंटी बना सकते हो। फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करना है उसका। अगला क्वेश्चन है एट हाई pH एंटी फॉर्म ऑफ सुकोनिक एसिड इज मोर स्टेबल व्हाइल एट लो pH गॉच फॉर्म ऑफ सुकोनिक एसिड इज मोर स्टेबल, एक्सप्लेन हुआ है। आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब pH हाई होता है तो आप एक चीज़ याद रखोगे कि सुकोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान देना, सुकोनिक एसिड का फार्मूला होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं आपको, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन का गैप होता है तो उसको बोलते हैं सुकोनिक एसिड। जैसे हम लोग ये चीज़ रटे हुए हैं, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सुकोनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड। इसमें 0 कार्बन का गैप, इसमें 1 कार्बन का गैप, इसमें 2 कार्बन का गैप, सुकोनिक आ गया। आगे 3-4 ऐसे बढ़ता है। तो इसमें 2 कार्बन का गैप है तो ध्यान दोगे यहाँ पर CH2 लिए, यहाँ पर CH2 लिए, इस तरीक़ा से जोड़ दोगे तो ये हो गया सुकोनिक एसिड। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस कार्बन के अलोंग रोटेशन करना है, तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्लियर है कि इस कार्बन के अलोंग तो रोटेशन होगा नहीं, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो कार्बन बचा यही दोनों, तो इसके अलोंग रोटेशन होगा। अब आप जान गए होंगे कि किसी एक को फ्रंट और किसी एक को बैक लोगे तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक हिंट्स और कर दें हम आपको, एट हाई pH कह रहा है कि जब pH हाई होता है, हाई pH पर ध्यान दोगे सॉल्यूशन कैसा होगा। जब pH बहुत ज़्यादा होता है सॉल्यूशन बेसिक होता है, और बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें इसको डालेंगे तो वो क्या कहता है, मोर स्टेबल फॉर्म होता है उसका, मोर स्टेबल फॉर्म, जो एंटी होता है उसका मोर स्टेबल फॉर्म। लेकिन जब इसको लो pH पर डालते हैं, लो pH होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, उसमें अगर डालेंगे तो इसका कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। गॉच फॉर्म ऑफ सुकोनिक एसिड इज मोर स्टेबल। एक रीजन देने के लिए कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन हैज बीन फाउंड नॉन पोलर एट लो टेम्परेचर। कह रहा टेम्परेचर कम होता है तो ये नॉन पोलर होता है, ये सॉल्यूशन जो होता है इसका सॉल्यूशन लो टेम्परेचर पर इस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो आपको नॉन पोलर होता है। वेल एज टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर को जब बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इट गेन्स पोलरिटी, एक्सप्लेन हुआ है। कह रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें पोलरिटी आ जाता है इस कंपाउंड में, क्यों, इसका कारण क्या है। इसका आप फार्मूला भी लिख सकते हो, 1,2-डाइक्लोरोइथेन है तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन 2 कार्बन और 1,2-डाइक्लोरो, यहाँ पर भी क्लोरो और यहाँ पर भी क्लोरो है। इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी आप इक्लिप्स, गॉच और एंटी बना सकते हो, इसके अलोंग ही रोटेशन होगा, और बना के आप खुद से दिमाग लगाओगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक्सप्लेन करना है इसको। अगला क्वेश्चन ये है आपको, यहाँ भी रोटेशन इसके अलोंग होगा, तो यहाँ पर तो रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ये IIT 2004 में पूछा हुआ है, IIT 2004 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है म्यू ऑब्जर्व जो है 1 dB है दिया हुआ,
इस कंपाउंड का ऑब्जर्व म्यू ऑब्जर्व जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व म्यू जो है ये गिवन है आपको, ये 1 dB मोल फ्रैक्शन जो है एनटी का, ध्यान दोगे इस सॉल्यूशन में इसका 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक एनटी ये क्वेश्चन में दे रखा है और एक गॉच। तो एनटी का मोल फ्रैक्शन इतना है, गॉच का आपको निकालना है, क्वेश्चन ये है एग्जाम में। बाकी इसके लिए हम हिंट्स कर देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व बराबर समेशन, इसको जोड़ बोलते हैं, म्यू आई प्लस जे आई बोलते हैं या एक्स आई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू ऑब्जर्व जो है इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड, और एक्स आई जो है यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कन्फॉर्मर, अकेले जो कन्फॉर्मर है उसका मोल फ्रैक्शन है। तो आगे ध्यान दोगे यहाँ पर जो है फार्मूला म्यू आई जो है इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल कन्फॉर्मर। इसके लिए आपको, इसको सोल्व करने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ तो दूसरे फॉर्म का अगर निकालना हो तो एक फार्मूला होता है, विलियन सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम किसी सॉल्यूशन में अगर मान लो बहुत सारा कंपोनेंट उसमें मिला हुआ है तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे विलियन चैप्टर में सॉल्यूशन में। सभी मोल फ्रैक्शन, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो पता भी चलना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, छोटा छोटा फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर ही होगा। अब आप इसके हेल्प से आप एनटी का दिया हुआ है, गॉच का आप निकाल लोगे, एनटी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो गॉच का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, और इसको आप एलोबरेट करके इस फार्मूला से एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको क्या कर देंगे, सभी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, तब तक आप खुद से इसको ट्राई करोगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।